एवरीवन, इस वीडियो सीरीज़ में बात कर रही हैं एम्पलीफायर ट्रांजिस्टर की, इसकी क्लासिफिकेशंस एंड कॉन्फ़िगरेशन हम लास्ट वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से देख सकते हैं। अभी हम बात करने वाले हैं रेजिस्टेंस कैपेसिटेंस कपल्ड एम्पलीफायर, जिसको आरसी कपल्ड एम्पलीफायर भी बोलते हैं। सो हम बात करेंगे किस तरीके से इसका सर्किट डायग्राम हम बना सकते हैं, किस तरीके से हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर वर्क करेगा, जो कि इसका बेसिकली सबसे हार्ट है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व, जिसके लिए हम यूज़ करते हैं बेसिकली आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को। एंड बात करेंगे कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की। सो स्टार्ट करते हैं आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। सो आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इट इज़ अ मल्टी स्टेज एम्पलीफायर सर्किट एक्सटेंसिवली यूज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स। हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर जो है वो एक मल्टी स्टेज एम्पलीफायर है। इसका मतलब इसमें कई सारी स्टेजेस हैं एंड जिसको बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। हियर द इंडिविजुअल स्टेज ऑफ एम्पलीफायर आर कनेक्टेड टुगेदर यूजिंग रजिस्टर कैपेसिटर कॉम्बिनेशन ड्यू टू विच इट बियर्स द नेम आरसी कपल्ड। मतलब इसके अंदर कई सारी इंडिविजुअल स्टेजेस होते हैं जिनको कंबाइन करके हम बनाते हैं इसकी मल्टी स्टेज एम्पलीफायर की कपलिंग। इसके अंदर कई सारी इंडिविजुअल स्टेजेस होती हैं जिनको कंबाइन करके हम इसका कॉम्बिनेशन बनाते हैं। और बेसिकली आरसी कपल्ड एम्पलीफायर है तो इसका मतलब इसमें कॉम्बिनेशन किसका होगा, आर एंड सी का, रजिस्टर है कैपेसिटर का। तो रजिस्टर्स कैपेसिटर को कंबाइन करके उनका कॉम्बिनेशन बना के हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की कंस्ट्रक्शन करते हैं। सो अ टू स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इज शोन एज, इस तरीके का हमारा सर्किट डायग्राम होगा। अब सर्किट डायग्राम को समझते हैं कैसे होगा। सर्किट डायग्राम के अंदर बेसिकली दो स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज इसको हम बोलते हैं। और इसके अंदर बेसिकली होता क्या है, एक हम जो इनपुट सोर्स लगाते हैं जिसको भी हमें एम्पलीफाई करना है, वो वोल्टेज सप्लाई हम करेंगे इनपुट, उससे सबसे पहले कनेक्टेड होगा हमारा कैपेसिटर C1। सो हमारा कैपेसिटर C1 क्या करेगा, यहाँ से आने वाली DC सप्लाई को ब्लॉक करेगा एंड DC सप्लाई को फर्दर पास करेगा। उसके बाद रेजिस्टेंस R1 एंड R2 ये दोनों क्या करते हैं, ये हमारे पोटेंशियल डिवाइडर का काम करते हैं कि यहाँ से आने वाली जो भी सप्लाई है उसका एक फ्रैक्शन ही आपके इनपुट सोर्स यानी कि CE ट्रांजिस्टर यानी कि कॉमन एमिटर ट्रांजिस्टर तक आपका पहुंच पाता है। वो डिपेंड करता है कि किस वोल्टेज या किस सप्लाई के ऊपर आपका जो हमारा एम्पलीफायर है ये प्रॉपर बायस होगा। तो जो भी बायसिंग सप्लाई होती है उसके अकॉर्डिंग हमारे रजिस्टर्स इसके अंदर सप्लाई पास करते हैं। फिर हमारा एक रजिस्टर कनेक्टेड होता है कैपेसिटर से, जो कि कैपेसिटर को रेजिस्टेंस ट्रीट करने का काम करता है कि अगर एक्स्ट्रा सप्लाई हो जाती है तो हमारा कंज्यूम कहाँ पे हो जाता है, आरसी में। देन एमिटर से कनेक्टेड है हमारा रजिस्टर RE, जो कि क्या करता है, ये हमारा बाय स्टेबलाइजेशन का काम करता है। बाय स्टेबलाइजेशन मतलब जो हमारा ऑपरेटिंग पॉइंट होता है DC लोड लाइन के ऊपर, ये उसको स्टेबल करने का काम करता है, जिसकी वजह से हमारा एम्पलीफायर जो है वही पर्टिकुलर पॉइंट पे, वही पर्टिकुलर क्यू पॉइंट पे काम करता है। एंड इसके साथ ही हमारा कनेक्टेड होता है कैपेसिटर CE। कैपेसिटर CE का काम क्या है, ये स्टेबलाइजेशन में RE रेजिस्टेंस की हेल्प करता है। अगर ये कैपेसिटर हम नहीं लगाते तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे रजिस्टर RE से पोटेंशियल का ड्रॉप होना स्टार्ट हो जाता है, तो वोल्टेज ड्रॉप कर जाती है, जिसकी वजह से हमें गेन क्या हो जाता है, कम मिलता है। तो इसके लिए हमारा CE कैपेसिटर साथ में लगाया जाता है ताकि ये बाय स्टेबलाइजेशन में इसकी हेल्प कर सके। सो ये होती है बेसिकली हमारी एक स्टेज जिसके अंदर हम 4 रजिस्टर्स एंड 2 कैपेसिटर्स कनेक्ट करते हैं। साथ में हमारे यहाँ पे क्या है, इनपुट सप्लाई। अब सेम यही कॉन्फ़िगरेशन, यही स्टेज हम सेकंड स्टेज में बनाते हैं, सिर्फ साथ में बीच में एक कैपेसिटर CC से कपलिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं कपलिंग कैपेसिटर, जो दोनों स्टेजेस को आपस में क्या कर रहा है, कपल कर रहा है। सेम बिल्कुल एज इट इज़ वही कॉन्फ़िगरेशन है और लास्ट में हमें RL लोड से आउटपुट वोल्टेज हमारी मिल जाती है। सो ये है हमारी आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की फर्स्ट स्टेज एंड सेकंड स्टेज कि किस तरीके से हम आरसी कपल्ड एम्पलीफायर को बना सकते हैं। जब हम एक्सपेरिमेंटली इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं, जब हम लैब में इस एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म करते हैं तो भी हमें सेम यही कॉम्बिनेशन करने होते हैं। हमारे कैपेसिटर से पोटेंशियल डिवाइडर रेजिस्टेंस को कनेक्ट करेंगे, देन उसको ट्रांजिस्टर से, एंड देन रेजिस्टेंस RE से एंड CE। डायरेक्ट कॉम्बिनेशन हमें यही करना होता है सेम एज इट इज़। सो यही टॉपिक हम एक्सपेरिमेंटल एंड थियोरेटिकल दोनों जगह भी यूज़ कर सकते हैं। एंड जो यहाँ पे सबसे मेन काम है वो CC कपलिंग कैपेसिटर का है। इसको ब्लॉकिंग कैपेसिटर भी बोलते हैं। क्यों?
क्योंकि ये क्या करता है, फर्स्ट स्टेज से आपको जो भी आउटपुट मिलेगी उसके अंदर से सिर्फ और सिर्फ एसी कंपोनेंट को पास करेगा। इन केस यहाँ से कोई भी डीसी कंपोनेंट अगर आउटपुट में आपका चला जाता है तो सीसी कैपेसिटर क्या करेगा, उसको ब्लॉक कर देगा यहीं पे और आगे पास नहीं करने देगा, ताकि आपको एम्पलीफाइड होके क्या मिले, सिर्फ एसी कंपोनेंट मिले, डीसी ना मिले। वर्किंग की बात करें तो सिग्नल जो है हमारा सोर्स से अलाउ होगा कैपेसिटर C1 से, जो स्टार्टिंग में हमने कैपेसिटर कनेक्ट किया है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, प्रॉपरली क्योंकि वो बाइज्ड है तो ऑपरेटिंग पॉइंट भी स्टेबल है, क्योंकि हमने रेजिस्टेंस RE कनेक्ट किया हुआ है, जिसकी वजह से सिग्नल क्या होगा, एम्पलीफाइड होगा। जो भी हमारा एम्पलीफाइड सिग्नल है वो हमारा रेजिस्टेंस RC एंड कैपेसिटर CC से कनेक्ट हुआ है, तो इसके लिए हमें एम्पलीफाइड सिग्नल कहाँ मिलेगा, इन दोनों रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस के पास। और इन सिग्नल्स पे कोई भी DC वोल्टेज अलाउ नहीं होती। सो फर्स्ट जो हमारा सर्किट है या फिर फर्स्ट स्टेज जिसको बोल सकते हैं, इसके थ्रू सिर्फ और सिर्फ AC कंपोनेंट आगे पास आउट होता है, DC कंपोनेंट नहीं पास होता। सो कुछ सिग्नल को एम्पलीफाई हमारा फर्स्ट स्टेज कर देता है, उसके बाद जो AC कंपोनेंट सेकंड स्टेज के अंदर जाता है तो सेकंड स्टेज फिर उसको एम्पलीफाई कर देते हैं और लास्ट में हमें आउटपुट में क्या मिलता है, एम्पलीफाइड सिग्नल। एंड जो ओवरऑल गेन होता है एम्पलीफायर का, वो क्या, दोनों स्टेजेस का इंडिविजुअल प्रोडक्ट। यानी कि मान लेते हैं G1 गेन आपको फर्स्ट एम्पलीफायर से मिला एंड G2 गेन आपको सेकंड एम्पलीफायर से मिला, तो दोनों का प्रोडक्ट विल बी द नेट गेन। देन बात आती है फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व क्या होती है, डेफिनेशन वाइज बात करें तो अ कर्व विच शोज द वेरिएशन ऑफ वोल्टेज गेन विद फ्रीक्वेंसी इन RC कपल्ड एम्पलीफायर, कि आपके वोल्टेज गेन को शो कर रही है आपकी फ्रीक्वेंसी के साथ, वो कर्व आपका क्या कहलाता है, फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स कर्व। और कुछ इस तरीके का कर्व हमें मिलता है, एक्स एक्सिस पे हम फ्रीक्वेंसी को नोट डाउन करते हैं एंड वाई एक्सिस पे वोल्टेज गेन, कि जितना भी आपको गेन मिल रहा है। एंड ये कर्व बेसिकली इसी टाइप का आता है जब हम एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं तब भी, कि जब तक लो फ्रीक्वेंसी है आपका थोड़ा थोड़ा इंक्रीज़ हो रहा है गेन फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करने के साथ साथ, लेकिन उसके बाद एक स्टेज आती है जब वो कॉन्स्टेंट हो जाता है और ये स्टेज इवन काफ़ी लंबी होती है एंड उसके बाद फिर एब्रप्ट डिक्रीज़ होना स्टार्ट हो जाता है आपकी हाई फ्रीक्वेंसी पे। अब स्टडी करते हैं कि लो एंड हाई फ्रीक्वेंसी पे, मिड फ्रीक्वेंसी पे होता क्या है बेसिकली। इन लो फ्रीक्वेंसी रेंज, जब कि आपकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 50 हर्ट्ज से कम है, तो इस रेंज के अंदर क्या होता है, जो आपका कैपेसिटिव रिएक्टेंस है कपलिंग कैपेसिटर का, जो हमारा CC कैपेसिटर था, उसका रिएक्टेंस काफ़ी हाई होता है और काफ़ी स्मॉल पोर्शन आउटपुट सिग्नल का फर्स्ट स्टेज से पास होता है। यानी कि आपकी सेकंड स्टेज को आउटपुट मिलती ही नहीं है, सॉरी इनपुट नहीं मिलती है, क्योंकि जो भी आपकी आउटपुट है वो काफ़ी कम होती है। जिसके साथ साथ हमारा जो रिएक्टेंस है एमीटर का, वो भी क्या कर देता है, वो बाईपास कर देता है कैपेसिटेंस CE को, जिसकी वजह से हमारा रिएक्टेंस काफ़ी हाई मिलता है हमें लो फ्रीक्वेंसी पे। इसलिए वो RE रेजिस्टेंस को शंट भी नहीं करता है। इसका मतलब जो आपका RE रेजिस्टेंस है वो भी काम करता है, वो रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, तो आपको क्या मिलेगा, आउटपुट कम मिलेगी, जिसकी वजह से हमारा टोटल वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है लो फ्रीक्वेंसी पे ड्यू टू द कैपेसिटर CC एंड RE। फिर बात आती है मिड रेंज फ्रीक्वेंसी की, कि जब आपकी मिड रेंज फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या होता है, जो फ्रीक्वेंसी आपकी 50 हर्ट्ज से लेकर 20 किलो हर्ट्ज तक लाई जाती है, वोल्टेज गेन हमारा नियरली कांस्टेंट रहता है इस रेंज के अंदर। होता क्या है बेसिकली, जब फ्रीक्वेंसी इंक्रीज़ करती है हमारी इस फ्रीक्वेंसी रेंज के अंदर आती है, तो इस टाइम पे हमारा जो कपलिंग कैपेसिटर CC है उसका रिएक्टेंस कम हो जाता है हाई फ्रीक्वेंसी पे, जो कि यहाँ पे हमारी मिड रेंज फ्रीक्वेंसी है, जिसकी वजह से वो क्या करता है, ज़्यादा आउटपुट को पास कर देता है सेकंड स्टेज के अंदर और हमारा गेन क्या हो जाता है, फिर इंक्रीज़ हो जाता है। और इसके साथ साथ क्या होता है, जो लोडिंग होती है हमारी फर्स्ट स्टेज की, वो भी इंक्रीज़ हो जाती है, क्योंकि हमारा जो कैपेसिटर का रिएक्टेंस है वो क्या हो गया, कम हो गया, तो जिसकी वजह से वोल्टेज गेन डिक्रीज़ हो जाएगा। अब कैपेसिटेंस की वजह से क्योंकि ज़्यादा वोल्टेज पास हो रही है तो क्या आपका गेन इंक्रीज़ हो रहा है, एंड क्योंकि लोडिंग हो रही है आपके फर्स्ट स्टेज की, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है, गेन डिक्रीज़ हो रहा है। तो दोनों के कंबाइन इफेक्ट से आपके वोल्टेज गेन जो है वो कांस्टेंट रह जाता है। अब बात करते हैं लोडिंग की, कि लोडिंग होती क्या है भाई, फर्स्ट स्टेज की लोडिंग हो रही है, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो हमारी फर्स्ट स्टेज है वो इनकमिंग वोल्टेज को, यानी कि जो हमारी ये इनपुट वोल्टेज आ रही थी इसके इफ़ेक्ट को कम कर रही है। सो जो नेट इफ़ेक्ट है हमारी वोल्टेज का वो कम हो रहा है, या फिर हम ये बोल सकते हैं पावर की टर्म्स में कि पावर सप्लाई कम की जा रही है हमारी फर्स्ट स्टेज से, क्योंकि इसके अंदर क्या हो चुकी है, लोडिंग हो चुकी है। सो लोडिंग से बेसिकली होता क्या है, जो आपकी वोल्टेज की सप्लाई है वो डिक्रीज़ हो जाती है।
फिर आता है हाई फ्रीक्वेंसी रेंज, जब आपकी फ्रीक्वेंसी 20 किलो हर्ट्ज से ज़्यादा एक्सीड कर जाती है तो वोल्टेज गेन क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है फ्रीक्वेंसी के साथ साथ। एक रीज़न ये भी है क्योंकि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है आपके कपलिंग कैपेसिटर का वो छोटा हो जाता है, और ये क्या काम करता है, एक शॉर्ट सर्किट की तरह काम करता है, जिसकी वजह से लोडिंग फर्स्ट स्टेज की इंक्रीज़ हो जाती है। सो दोनों के कंबाइन इफेक्ट से क्या, आपकी फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इंक्रीज़ करेगी तो आपका गेन डिक्रीज़ कर जाएगा। फिर बात आती है बैंडविड्थ की, कि आपकी बैंडविड्थ कितनी होती है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के अंदर। सो जो वोल्टेज गेन है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वो मैक्सिमम कहाँ होता है, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में, जहाँ पे आपकी मिड फ्रीक्वेंसी लाई करती है। अभी फिर ये हमारी लोअर फ्रीक्वेंसी रेंज होगी, ये हायर फ्रीक्वेंसी रेंज होगी। और बेसिकली होता क्या है कि मिड रेंज फ्रीक्वेंसी में जितनी पावर है आपके सिग्नल की, उससे हाफ पावर आपकी लो फ्रीक्वेंसी रेंज में एक पॉइंट पे मिलती है, एक फ्रीक्वेंसी पे। वो फ्रीक्वेंसी क्या कहलाती है, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड सेम वही हाफ पावर आपको हाई फ्रीक्वेंसी रेंज में मिलती है, जिसको बोलते हैं हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। एंड जब हम निकालते हैं हमारी बैंडविड्थ आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की, तो बैंडविड्थ क्या होती है, दोनों हमारी जो हाई कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है एंड लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी उनका डिफरेंस। तो जो फ्रीक्वेंसी डिफरेंस है ν2 - ν1 लोअर एंड हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का, उसको बोलते हैं बैंडविड्थ ऑफ द एम्पलीफायर, कि ये इतनी फ्रीक्वेंसी रेंज है जिसको हमारा आरसी कपल्ड एम्पलीफायर एम्पलीफाई कर सकता है। फिर आते हैं एडवांटेजेस। एडवांटेजेस क्या है आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की, इसकी कॉस्ट काफ़ी कम है क्योंकि ये बना किससे है, रजिस्टर कैपेसिटर से। वो वैसे भी बहुत चीप होते हैं तो ईजिली आप बना सकते हो। फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स ऑलमोस्ट सुटेबल है। स्टेबल कैसे है, क्योंकि जो गेन है हमारा वो ऑडिबल रेंज में कॉन्स्टेंट है। ऑडिबल रेंज वही 20 किलो हर्ट्ज से लेके 20 किलो हर्ट्ज तक हमारा वोल्टेज गेन नियरली कांस्टेंट है, तो इस फ्रीक्वेंसी में काम कर रहा है, तो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स भी स्टेबल है। इसका सर्किट काफ़ी कॉम्पैक्ट एंड लाइट वेट होता है क्योंकि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटेंस यूज़ कर रहे हैं। फिर आते हैं कुछ डिसएडवांटेजेस। डिसएडवांटेजेस क्या है, वोल्टेज गेन स्मॉल है ड्यू टू लोडिंग इफेक्ट ऑफ स्टेजेस। दोनों स्टेजेस में लोडिंग इफेक्ट काम कर रहा है, तो जिसकी वजह से हमारा वोल्टेज गेन कम हो जा रहा है। और ये एम्पलीफायर काफ़ी नॉइजी हो जाते हैं जैसे जैसे टाइम बढ़ता है, कुछ टाइम के बाद या फिर क्लाइमेट चेंजेस हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये नॉइज़ करना स्टार्ट कर देते हैं और हमारा सर्किट क्या है, फिर नॉइज़ की फॉर्म में एनर्जी को लूज़ करना स्टार्ट कर देता है। और जो आउटपुट इम्पीडेंस आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का वो सेवरल 100 ohms के अंदर है। और जबकि जो स्पीकर हम कनेक्ट करते हैं एम्पलीफायर जिसके लिए बेसिकली हम यूज़ कर रहे हैं, उसका रेजिस्टेंस फ्यू ओम्स, उसका कुछ ही ओम्स में होता है और ये 100 ohms के आसपास होता है, तो जिसकी वजह से इम्पीडेंस मैच नहीं कर पाता और पुअर इम्पीडेंस मैचिंग हो जाती है। इसलिए काफ़ी स्मॉल पोर्शन पावर का ट्रांसफ़र होता है हमारे स्पीकर में। तो ये थे बेसिकली हमारे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर की एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस एंड फुल डिटेल।